नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करेगा, तो इधर थोड़ी देर में एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंचने वाली है। उधर अयोध्या पुलिस टिन्नू यादव को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक चढ़ावा चोरी को लेकर क्या क्या हलचल है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर, अयोध्या चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा दान चोरी में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हुआ है। सूत्रों की माने तो सभी आरोपी संगठित तरीके से चंदे की चोरी को अंजाम देते थे। ड्यूटी पर जाने से पहले सभी का रोल तय किया जाता था। आरोपी सुबह फोन पर ही चोरी की प्लानिंग कर लेते थे। नोटों की गड्डियां कौन रखेगा, कौन काउंटिंग रूम में लगे कैमरों पर फोकस करेगा, सब कुछ पहले से तय हो जाता था। इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है, उसकी तस्दीक खुद आरोपियों ने की है, जिसमें वो 70 बार चोरी करते दिखाई भी दिए। सीसीटीवी में कभी अविनाश तो कभी मनीष नोटों की गड्डियां कपड़ों में छिपाते दिखे। बाकी आरोपी जैसे अनुकल्प, करुणेश, लवकुश चोरी के वक्त कैमरे के सामने खड़े दिखाई दिए। अविनाश और मनीष का फेस सीसीटीवी में चोरी करते सबसे ज्यादा दिखा। सूत्रों के मुताबिक दान चोरी के पैसों का ज्यादातर बराबर हिस्सा था, लेकिन कभी कभी अविनाश के हिस्से में ज्यादा रकम आती थी। काउंटिंग रूम में कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। ऐसे में पुलिस को शक है कि आरोपियों का एक्सेस सीसीटीवी के कंट्रोल रूम तक भी था। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि चोरी के समय टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव भी मौके पर मौजूद रहते थे। काउंटिंग रूम से बरामद सीसीटीवी फुटेज में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव चोरी के समय कई बार दिखे। ऐसे में अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस ने कोर्ट से दोनों की 7 दिन की रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड मांगी गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों भी चोरी के वक्त काउंटिंग रूम में मौजूद रहते थे। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव का रिमांड में आना या उसको रिमांड में लेना कितना अहम है? क्या पूछताछ या क्या जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी उनसे? बहुत अहम कड़ी है पूरे मामले की टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। देखिए, टिन्नू यादव पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी दान पात्र थे, उनकी सबकी चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थी, जबकि वो इसके अधिकृत आदमी नहीं थे कि उनको चाबी दी जाती ट्रस्ट की तरफ से। अब वो सारी चाबियां रखते थे। उन दान पात्रों में पैसा होता था। वो दान पात्र काउंटिंग सेंटर में जाते थे। काउंटिंग सेंटर में टिन्नू यादव भी जाता था। तो टिन्नू यादव का तो बहुत बड़ा रोल है कि टिन्नू यादव को आखिर इतना अधिकार, इतनी पावर किसने दी कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि सब चाबियां वो रखता था, उसकी सब मर्जी चलती थी। तो पुलिस को उससे पूछताछ करनी है कि उसको आखिर इतना अधिकार किसने दिया था, उसने क्या क्या किया, कैसे चोरी कराई, क्योंकि सीसीटीवी में भी टिन्नू यादव दिखाई दिया है। अब जहां तक सुभाष श्रीवास्तव का सवाल है, सुभाष श्रीवास्तव को डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था। अब सुभाष श्रीवास्तव पे पूरा काउंटिंग सेंटर की जिम्मेदारी थी, तो ये जिम्मेदारी होते हुए भी वो चोरी आखिर कैसे हो गई, तो पुलिस को ये पूछताछ करनी है। और पुलिस का कहना है कि जब दोनों से पूछताछ हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें जो अनसुलझे जवाब हैं, अनसुलझे सवाल हैं, उनके जवाब पुलिस को मिल जाएंगे। बिल्कुल। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका क्या है, कैसे संगठित तरीके से चोरी की जाती थी, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है। वहीं आज चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश की दतिया सीट के उपचुनाव की, जिस पर भारी बवाल हुआ। आज उसी सीट पर नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी अब से कुछ देर पहले नामांकन करेंगे। अब से कुछ देर बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंच चुके हैं। वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा, मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे।
दतिया सीट कभी मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर नरोत्तम मिश्रा की ही होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिसको लेकर दतिया में बवाल भी हुआ था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने खूब हंगामा किया था। बीजेपी के दफ्तर तक पर कब्जा कर लिया गया था। फिर नरोत्तम सामने आए, समर्थकों से शांति की अपील की। नरोत्तम को शीर्ष नेतृत्व ने तलब किया। भोपाल से होते हुए दिल्ली पहुंच गए। अब वो आशुतोष तिवारी को समर्थन दे रहे हैं और नामांकन में शामिल हो रहे हैं। किन बड़े नेताओं से मुलाकात? किसी भी नेता से नहीं हुई सर। नितिन नवीन जी से मुलाकात नहीं हुई। क्या बात की? दिल्ली बुलाया गया? नहीं, बुलाया भी नहीं गया। नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में। माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा। सर, गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं मांगा। अब नरोत्तम मिश्रा नपा-तुला जवाब दे रहे हैं। जो उनसे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दे रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को भी मैसेज बड़ा क्लियर हो गया है कि परेशानी क्रिएट करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी हो सकती है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार जो अब दतिया से आशुतोष तिवारी हैं, नॉमिनेशन से पहले इंडिया टीवी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। आशुतोष तिवारी ने कहा, नरोत्तम मिश्रा हमारे अभिभावक हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नरोत्तम मिश्रा से रोजाना फोन पर बात हो रही है। वो आज नामांकन में भी शामिल होंगे। आशुतोष तिवारी ने कहा, नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ खड़े हैं। दतिया में 48 घंटे पहले नाराज जो कैडर है उसकी बगावत देखी, आक्रोश देखी। अब ऐसे जो बिखरे हुए कार्यकर्ता है, वो नाराज कार्यकर्ता है, उन्हें कैसे साधेंगे आशुतोष तिवारी? देखो, आपने इसमें जो एक बात जोड़ दी कि जो नाराज कैडर है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि शेष अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से हमेशा अपने सहयोगी कार्यकर्ता को ये छूट दी जाती है कि आपके मन में अगर कोई बात आ रही है तो आप उसका जिक्र करिएगा। मन में बात आती है आशुतोष जी, वो तो सड़कों पर उतर आए, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया। खुद इंडिया टीवी लगातार रहा। ऐसे में इतनी नाराजगी थी। अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है। दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा दरअसल 3 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। राजेंद्र भारती को सजा होने पर यहां उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई। नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उनका टिकट कट गया। आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया। ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह नरोत्तम मिश्रा पर बाहरी होने का ठप्पा और आशुतोष तिवारी को स्थानीय होने का फायदा मिला। दूसरा ये कि 2008 से लगातार नरोत्तम मिश्रा 2018 तक चुनाव तो जीते, लेकिन हर बार मार्जिन कम होता गया और 2023 में चुनाव हार गए। दतिया को बीजेपी का प्रयोगशाला माना जाता है और इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में है नहीं। साथ ही से जनरेशनल शिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तभी तो आशुतोष तिवारी भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में वो दतिया का विकास करेंगे। अब दतिया से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल है, तो कांग्रेस जो कि घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बना चुकी है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार दतिया में कांग्रेस 25,000 वोट से जीतेगी। जीतू ने कहा कि अगर इस बार नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते तो डबल मार्जिन से चुनाव हारते। मंत्री जी थे जो पिछली बार चुनाव हारे थे, अगर इस बार लड़ते तो डबल से हारते और अभी पार्टी 25,000 वोट से यहाँ चुनाव जीतेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर क्या झगड़ा है, सवाल ये है कि लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। दतिया की जनता को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का, अराजकता अहंकार के खिलाफ खड़े होने का। पूरे देश में नैरेटिव है, ये माँ पीताम्बरा माई की धरती है। पूरे देश में एक ही भावना है कि चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोगों को जिताएं, आस्था के साथ अत्याचार और अन्याय करने वालों को जिताएं, या आस्था की चोरी करने वालों को जिताएं, या न्याय करें। दतिया की जनता न्याय करेगी।
तो ये जो नाराजगी आपको दिखाई दी है, ये किसके लिए थी नाराजगी, जो बीजेपी की तरफ? अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसने करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना किस तरीके से रोल प्ले करना चाहते हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी के अंदर जिस तरह की अराजकता है अकल्पनीय है, एक दूसरे पर अविश्वास पराकाष्ठा से ऊपर है। मैं मानता हूँ ये किसी भी प्रदेश के सत्ताधारी दल में इस तरह का असंतोष प्रदेश को नुकसान करता है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार और 2 बार के विधायक रह चुके घनश्याम सिंह का कहना है कि वो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उनके मैदान में ना उतरने से ये हमारे लिए बोनस है। जो असंतोष बीजेपी में दिखा, कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, बीजेपी कार्यालय पर कब्जा किया, इस बगावत के सहारे घनश्याम सिंह जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि वहां तो विद्रोह हो चुका है, या कोई प्लान है? देखिए, चुनाव तो पहले ही लड़ने जा रहा था मैं, और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ ही लड़ने जा रहा था। कहीं कोई डर भय नहीं था, चुनौती थी लेकिन उसका सामना करते, उनको भी हराते। ये तो परिस्थिति अचानक निर्माण हो गई, इसके भय पे, इसके बल पे थोड़ी मैं चुनाव लड़ने आया था। ये तो एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा फायदा मिल गया हमको। भाजपा को कहा जाता था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, समझ में आ रहा है कांग्रेस के लोग तो कभी ऐसे सड़कों पे नहीं उतरे। मनमुटाव भी होता है, गुटबाजी भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कभी नहीं हुआ जो भाजपा में हुआ। तो दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। विद द डिफरेंस के नरोत्तम जी लगातार 3 बार जीता, क्या हुआ था ऐसा जी? इतने नकारा तो था। 2008 के चुनाव में मैं हारा था। उस समय हमारे कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती जी बीएसपी से लड़ गए थे। अब देखिए, दतिया में जहां एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो ऐसी ही सीट बिहार की बांकीपुर सीट भी है, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है बांकीपुर, और इस बार यहां से जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ताल ठोककर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब तक दूसरों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर में प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रशांत किशोर का ये पहला चुनावी एक्सपीरियंस होगा। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी नीरज कुमार सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नीरज कुमार भी जीवन में पहली बार चुनाव लड़े हैं। नीरज कुमार बूथ लेवल कार्यकर्ता थे, जिसे बीजेपी ने सबसे प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बना दिया। यानी बांकीपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। पीके का मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार और आरजेडी की रेखा गुप्ता के साथ है। बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन निजी कारणों की वजह से अभिषेक बंटी मैदान से हट गए और नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया, जिनका मुकाबला प्रशांत किशोर से होगा। और इसी वजह से ये सीट बड़ी दिलचस्प बन चुकी है, क्योंकि यहाँ मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ गया, जैसे ही उन्होंने अपना कैंडिडेट बदला है। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बांकीपुर सीट वैसे तो सेफ सीट है, बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से नितिन नवीन चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आ जाने से और बीजेपी के कैंडिडेट बदल देने से कितना माहौल बदल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से शुरू में ही बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर जो बातें सामने आई, उसको लेकर निश्चित रूप से बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई है, लेकिन चूंकि समय रहते उसे दुरुस्त कर लिया गया और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज ही बीजेपी उम्मीदवार और प्रशांत किशोर दोनों नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये पटना का समाहरणालय है और यहीं पर वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। दोनों रोड शो करते हुए यहाँ पर पहुँचना है दोनों को। और प्रशांत किशोर थोड़ी देर पहले जहाँ उनके कार्यकर्ताओं को असेंबल होना था एक जगह, वहाँ से वो निकले हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा दें। यहाँ देखिए, काफ़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और यहीं पर अभी थोड़ी देर में बीजेपी के उम्मीदवार भी पहुंचेंगे। ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है प्रशांत किशोर के आने से, और बीजेपी के साथ जैसा हुआ उम्मीदवार को लेकर उम्मीद थोड़ी आप लोग की क्या अधिक है, बढ़ी हुई है? देखिए, बीजेपी की पहली हार तो वहीं पे हो गई जब उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ से बदल दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक बीजेपी के डर से लोग बैठते रहे हैं। पहली बार प्रशांत किशोर के डर से भाजपा को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। बीजेपी का ये गढ़ है, ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का ये गढ़ है बांकीपुर की सीट। तो ऐसे में प्रशांत किशोर यदि हार गए तो एक बार फिर उनके लिए उभरना मुश्किल हो जाए। कोशिश तो करेगा ना आदमी, के पहले ही कैसे कहेगा कि लड़बे नहीं करे। क्या लड़ाई मुश्किल होगी या क्या? लोग प्रशांत किशोर के लिए प्रयास में है कि वो जीत जाए।
और हर कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ बात नहीं आ रहा। आपको लगता है बांकीपुर सीट कायस्थ बहुल इलाका, नितिन नवीन की वो सीट, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी छोड़ी हुई सीट, ये लड़ाई कितना दिलचस्प होगी, कितना मुश्किल है प्रशांत के लिए आपको, या कितना आसान है? पूरा बांकीपुर प्रशांत जी के साथ यहाँ पे आ रहा है। थोड़ी देरों में मतलब सब कुछ साफ दिख जाएगा। आप लोगों को क्या ये उम्मीद है कि जाति की दीवार टूट जाएगी? प्रबुद्ध इलाका है, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, राजधानी है, इसलिए उस पैटर्न पर चुनाव नहीं होगा जो अब तक होता है, और इस आधार पर प्रशांत शायद निकल सकते हैं। जी, प्रशांत जी एक ऐसे शख्स हैं जिसको जाति पाति में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश के हर पार्टी के साथ काम किया है, हर तरह के लोगों के साथ उन्होंने काम किया है जी। तो ये जो बांकीपुर में जो अभी तक हो रहा था ना, तो यहाँ पे एक नॉर्मल विधानसभा में तो एक भी सीट नहीं मिली। देखिए, सत्य जो होता है ना, वो सत्ता के सामने छीन प्रतीत जरूर बिल्कुल होती नीतीश, है। जो चूक विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर से हो गई थी, उसी चूक को दुरुस्त करते हुए वो बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं, पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे पर आते हैं, या हाल तीसरे का रहता है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे की करेंगे। 4 दोस्तों को यमुना की लहरें ले गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। दिल्ली में यमुना की उफनती लहरों में 4 लड़के बह गए। चारों का कोई सुराग नहीं लग सका। गोताखोरों की टीम बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। हिरणकी गांव में नहाने के दौरान 4 लड़के यमुना में बह गए। 14 साल का सौरभ, 15 साल का अंशु, 15 साल का अमनदीप और 15 साल का ही राहुल नहाने के लिए यमुना में कूदे थे। उनके साथ मौजूद 5वां दोस्त लकी नहाने नहीं गया। लकी ने ही चारों को डूबते देखा और आसपास मौजूद लोगों को बताया, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन चारों का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। मेरा बच्चा चाहिए मुझे। मेरा राम कहाँ गया? मेरा राम इतना भी नहीं सोचा। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। इस राम के बारे में तो सोच लेता मेरा बच्चे। अरे मेरा लाल, अरे मेरा लाल कहाँ? दरअसल दिल्ली में इन दिनों यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन इन चारों दोस्तों ने नहाने के लिए जान को जोखिम में डाल दिया। चारों यमुना में डूब गए। घटना रविवार शाम करीब 5:45 बजे की है। हादसा हिरणकी गांव में ठोकर नंबर 24 के पास हुआ। नहाने के दौरान चारों दोस्त यमुना की लहरों में डूब गए। 5वां दोस्त लकी वाकई लकी रहा। वो डर के मारे यमुना में नहाने नहीं गया और उसकी जान बच गई। उसी ने शोर मचाकर आसपास मौजूद लोगों को चारों दोस्तों के डूबने की सूचना दी। राजधानी दिल्ली में कल देर शाम 4 लड़के यमुना नदी में डूब गए। ये लड़के यमुना नदी में नहाने आए थे। इस समय हम अलीपुर गांव के हिरणकी गांव के ठोकर नंबर 24 में मौजूद है, जहां कल 5 दोस्त नहाने आए थे, जिसमें से 4 लड़के नदी में उतरे थे। इन चारों लड़कों के कपड़े अभी भी यहाँ पर घाट किनारे रखे हुए हैं, चप्पल रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं। दरअसल 5 दोस्तों ने डिसाइड किया था कि वो शाम को नदी किनारे आएंगे, लेकिन वो कीचड़ के रास्ते आए तो उनके कपड़े गंदे हो गए। उन्होंने खुद को साफ करने के लिए नदी में नहाने का प्लान बनाया, जिसमें से एक दोस्त ने मना कर दिया, लेकिन 4 दोस्त इसी यमुना नदी में नीचे उतर गए। चारों दोस्तों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और पत्थर के सहारे से इस नदी में वो उतरे। अभी फिलहाल नदी का पानी कम है, लेकिन कल देर शाम बारिश के बाद यहाँ पे 3 फुट पानी बढ़ा हुआ था। यमुना नदी का बहाव बहुत ज्यादा था। जैसे ही ये 4 छोटे लड़के, जिनकी उम्र लगभग 13, 14 और 15 साल थी, ये पानी में गए, 2-3 मिनट के अंदर अंदर एक लड़के का हाथ छूटा, जिसने यहाँ पे पत्थर पकड़ा हुआ था, और चारों लड़के एक साथ नदी में बह गए। 5वें दोस्त ने, जो कि यहीं पे खड़ा था जहां पे इस समय हम मौजूद हैं, मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन आसपास यहां पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पे खेती होती है और केवल किसान यहां पे आते हैं। आम लोगों का आना जाना यहां पर नहीं होता है। किसान आए, उन्होंने मदद के लिए वो पानी में उतरे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों लड़के पानी में डूबते हुए आगे की तरफ जा चुके थे। रेस्क्यू टीम 1 घंटे बाद पहुंची, तब तक उन लड़कों का कोई निशान नहीं मिला। लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। दिल्ली फायर सर्विस को भी मदद के लिए उतारा गया है।
चारों दोस्तों में 14 साल का सौरभ भी था। वो इकलौता बेटा था। हादसे के बाद उसकी मां और तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। सौरभ अभी लापता है। घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। उसके पिता ने क्या कहा, ये सुनिए। इतना भी नहीं सोचा। मैं अपने बाप एक ही बेटा था मेरा, 3 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी वो रहेगी, ये बीच वाली है, ये छोटी है। इससे ऊपर वो लड़का था 15 साल का। 15 साल? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो 10वीं में था। आपको कोई जानकारी थी कि बच्चे इधर की तरफ आ रहे हैं? नहीं, घर से मैं अपने कैफे पे काम कर रहा था और वहाँ मेरे पास उस बच्चे का फोन आया, जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, पढ़ते लिखे एक ही क्लास में रहते थे। दिल्ली के अलीपुर में एक और दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश के पानी ने 2 भाइयों की जान ले ली। मुखमेलपुर की उत्तराखंड कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में खेलने के दौरान 2 मासूम गड्ढे में गिर गए। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भरा था, जिसकी वजह से उनकी डूबने से मौत हो गई। गड्ढा गहरा होने की वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। सूचना मिलते ही कॉलोनी और गांव के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने जब बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला तब तक एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे बच्चे को भी गंभीर हालत में बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक बच्चों के नाम आयुष और नीतीश हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका में फिर जंग शुरू हो गई है। ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मूज बंद है, तो अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सबके लिए खुला है। 39 किलोमीटर लंबे समुद्री इलाके को ईरान के शिकंजे से आजाद कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की कुर्बानी दे दी है। वहीं ईरान किसी भी कीमत पर अपने इस पावरफुल हथियार को छोड़ने को तैयार नहीं है। नतीजा ये कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी झुलस रहे हैं और आगे चलकर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। बम, गोले, मिसाइल्स, ड्रोन, फाइटर जेट, वॉरशिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर। पश्चिमी एशिया में जंग का ज्वालामुखी फिर फट रहा है। किरदार वही है, हथियार भी वही है, मोर्चा भी वही है और मकसद भी वही है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ 14 पॉइंट का मेमोरेंडम एक बार फिर से 39 किलोमीटर चौड़ी समुद्री पट्टी में डूब गया और इस एमओयू के टुकड़े तेहरान, बुशर, चाबहार, सिरिक और खार्ग में उड़ते दिख रहे हैं। अभी मेमोरेंडम की स्याही भी नहीं सूखी थी। अभी ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियां और मरहूम आका सैयद अली खौमेनी को दफन करने का सोग मनाकर फारिग भी नहीं हुए थे और ईरान पर शोलों की बारिश हो गई। ईरान पर अटैक के लेटेस्ट राउंड के बाद अमेरिका के वजीर जंग पीटर हेग्सेथ ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म पर ईरान में अमेरिकी सेना ने 140 टारगेट्स को खाक में मिला दिया है। उत्तर में गोलिस्तान की रेलवे लाइन से लेकर दक्षिण में चाबहार के पोर्ट तक अमेरिकन मिलिट्री मशीन ने अपनी पावर प्रेजेंटेशन ईरानी कौम को फिर से दिखाई है। हालांकि खौमेनी के सफरे आखिरियत में मसरूफ ईरान के पासबाने इंकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी कतई गालिब न थे। अभी अमेरिकी जंगी जहाज ईरान पर बम गिराकर मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेस लौट भी नहीं पाए थे कि बहरीन से लेकर जॉर्डन तक, कतर से लेकर कुवैत और ओमान तक ईरान ने अपनी पावरफुल मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन्स की बरसात कर दी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिडिल ईस्ट में अपने पावर प्रोजेक्शन की जो तस्वीर बनाई, उसकी जद में आकर जॉर्डन के अजरा के मुवक्कफिल साल्ती एयरबेस से लेकर ओमान के दुख बंदरगाह में बेस्ड अमेरिकी सेना के अड्डों तक का रंग स्याह हो चुका था।
वार और पलटवार के ताजा दौर के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस सीजफायर से दुनिया ने राहत की सांस ली थी उसके चीथड़े उड़ चुके हैं। एमओयू की जिन शर्तों से तेल और गैस की सप्लाई नॉर्मल होने की उम्मीद जगी थी वो फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच कहीं दफन हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान ने संयुक्त रूप से उसका फातिया पढ़ दिया है। सवाल यह है कि 60 दिनों का सीजफायर था, जब आगे की बातचीत हो ही रही थी तो युद्ध विराम क्यों टूटा? मिडिल ईस्ट फिर क्यों दहकने लगा? उसका जिम्मेदार कौन है? ईरान और अमेरिका के बीच लेटेस्ट राउंड की लड़ाई तब शुरू हुई जब पिछले हफ्ते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल शिप्स पर एक ही दिन में हमले कर दिए। ऐसा पहली बार हुआ था जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ही दिन में 3 जहाजों को टारगेट किया। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने साउथ ईरान में खार्ग, केशाम और सिरिक आइलैंड पर बम बरसाए। चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल, गैस और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की सप्लाई का चेक पॉइंट है, इसीलिए ईरान ने इस कमजोर नस को दबाया तो अमेरिका की तरफ से भी तीखा रिएक्शन आया। ईरान से डील करने वाले वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि हॉर्मुज का खुला रहना जरूरी है क्योंकि तभी अमेरिकी जनता को तेल और गैस सस्ते मिलेंगे। इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी करने को तैयार है। उधर ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने भी एमओयू की शर्तों का हवाला देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान की है, ईरान की रहेगी और कह दिया कि अमेरिकी हमलों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की जाती है। इस्लामाबाद एमओयू के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री परिवहन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की है। इसमें हॉर्मुज को खोलना और यहाँ बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना भी शामिल है। किसी बाहरी ताकत का इस क्षेत्र में दखल देना, कोई दूसरा रास्ता खोलना एमओयू लागू करने की शर्तों के बिल्कुल खिलाफ है। इससे हॉर्मुज से कारोबारी जहाजों की आवाजाही में दिक्कत आती है, समुद्री परिवहन की सुरक्षा बाधित होती है। ईरान समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। लेकिन अगर अमेरिका इसी तरह एमओयू की शर्तों का वायोलेशन जारी रखता है तो फिर ईरान भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच लेटेस्ट राउंड की जड़ में 14 पॉइंट के एमओयू का पॉइंट नंबर 5 है। इसका इंटरप्रिटेशन अमेरिका और ईरान दोनों अलग अलग कर रहे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि ईरान और अमेरिका की ताजा झड़प का असली रिमोट कंट्रोल तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पास है, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होने देना चाहते। इसीलिए यह लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई का अंत नहीं होने वाला है। अब बड़ी तस्वीर समझिए। इजराइल अमेरिका को फुल स्केल वॉर की तरफ ले जाना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के दूसरे शहरों पर इजरायली हमलों की खबरें आ रही हैं। चर्चा ईरान पर हमले तेज करने की भी हो रही है ताकि ईरान में फुल स्केल वॉर फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि इजराइल के 2 बड़े मकसद अभी पूरे नहीं हुए हैं। एक तो वो ईरान को रीजनल पावर नहीं रहने देना चाहता और दूसरे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक रखना चाहता है। ये दोनों मकसद पूरे होने में वक्त लगेगा। इसीलिए चर्चा है कि इजराइल के लिए तेल की सप्लाई के दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं और आप इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद कतई न करिए। ये समझौता होने के बाद से ही अमेरिका में हार्डलाइनर और इजराइल समर्थक आरोप लगा रहे थे कि ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। इसीलिए इजराइल लॉबी अमेरिकी प्रेसिडेंट को लगातार ईरान पर हमले के लिए उकसा रही थी। अगर हार्डलाइनर अमेरिका में हैं, तो ईरान में भी कट्टर रुख रखने वालों की कमी नहीं है। ईरान में भी पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर एक तबका है जो अमेरिका से किसी भी तरह की डील के खिलाफ है। जब दोनों देशों के बीच एमओयू साइन हुआ था, तभी से ईरान के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमेनी भी अमेरिका से किसी तरह की डील के खिलाफ हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां और उनकी कैबिनेट सहयोगी विदेश मंत्री अब्बास अरागची युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं ताकि ईरान की जनता को राहत मिल सके। इस दो फाड़ की कीमत मिडिल ईस्ट के देश भुगत रहे हैं। हॉर्मुज के उस पार ओमान से लेकर इजराइल के बॉर्डर के करीब जॉर्डन तक
ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ईरान के हमले की वजह से बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर के अल उदैद बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट मेंटेनेंस सेंटर तबाह हो गया है। अल उदैद बेस पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आने वाला एंटीना ध्वस्त हो चुका है। जॉर्डन के अजराक में अमेरिकी सेना का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और फ्यूल डिपो धुआं हो चुका है। कुवैत में अमेरिकी सेना का मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिका के अल दफरा बेस को भी ईरानी हमले से नुकसान पहुंचने की खबर है। ओमान के दुखम पोर्ट पर भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स ने अटैक किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगले राउंड में वो इजराइल पर भी हमले करने से नहीं हिचकेंगे, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल के एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स हटा दिए हैं।